हाँ, तो आज का वीडियो आपको इस चैप्टर में 5 नंबर दिला सकता है, पूरे 5, क्योंकि ये 5 का चैप्टर है। 4 दिला सकता है, 3 दिला सकता है, क्योंकि अगर 5 का आता है तो भी यही क्वेश्चन आएगा, 4 का आता है तो भी यही क्वेश्चन आएगा, 3 का आता है तो भी यही क्वेश्चन आएगा। अगर ये 3 का आता है तो 2 मार्क्स का फिर अदर थ्योरी में से आ सकता है ना। मैंने आपको ये मोस्ट लगवाया भी था। जिस स्टूडेंट को ये चैप्टर अगर बायोलॉजी वाली चीज़ कम लर्न होती हो, सभी को पता है थ्योरी है, ठीक है, बोरिंग टाइप है ऐसी, लेकिन वैसे अच्छी भी है। तो जिसको बायोलॉजी अगर ऐसी लगती हो कि लर्न नहीं हो रही, तो वो बच्चा या स्टूडेंट अपना इसको पढ़ के चल जाना। एग्ज़ाम के इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार आने के पूरे चांस है, ठीक है। एग्ज़ाम हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर ये 5 का नहीं आता तो 4 का आ जाएगा, तो फिर 1 मार्क्स में कुछ थ्योरी अदर थ्योरी आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका डायग्राम में बड़ा ईजी है, तो सब कुछ ईजी है इसके अंदर, बहुत ही तरीके से सीखना है। लेकिन आपको पिछला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, वो था मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसको और इसको आपस में मैच करोगे तो खूब सारी बातें मतलब आपको समझ में आएगी, ये आगे लाइफ में बहुत काम आएगा। यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने बहुत काम आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपन इसको बात करते हैं, तो सेम वही, इसको भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको भी इसको भी 2 अंगों में विभाजित किया जाता है, जैसे नर को किया था, मतलब मेल को किया था, ठीक है। पहला प्राथमिक जनन तंत्र यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड द्वितीय लैंगिक अंग या फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन भी बोल सकते हो। ये दोनों वही सेम है जो उस मेल में थे, ठीक है, नर में थे। अब बहुत ईजी है, आपको पता है मैंने आपको कल बताया था। अब देखो मैं कैसे मैच कराता हूँ दोनों को, नर को और मादा को, मतलब मेल और फीमेल को, कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जबकि मेल में एक जोड़ी क्या पाई जाते हैं, एक जोड़ी का मतलब 2 पेयर, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जबकि पुरुष में वृषण यानी कि टेस्टिस पाई जाते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। यानी कि इन फीमेल ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरी पाई जाती है, और ओवरी के 2 काम होते हैं। एक, ये जनन कोशिका में अंडाणु का निर्माण करता है, देखो मैच करना सिखाता हूँ। उसमें क्या था, वो स्पर्म बनाता है, शुक्राणु बनाता है, ये क्या बनाएगा, अंडाणु, अंडा मतलब एग बनाएगी। पहला काम तो क्या हो गया इसका, फर्स्ट इट प्रोड्यूस फीमेल जर्म्स कॉल्ड यानी ओवम बोल दो चाहे एग बोल दो। सेकंड इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। उसका भी दूसरा क्या काम था, एक तो वो स्पर्म बना रहा था यानी कि शुक्राणु बना रहा था, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा था, क्योंकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो इनके 2 काम दोनों को आपस में एक साथ याद कर लो, बहुत ईजी है और आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ओवरीज हैव 2 मेजर फंक्शंस, दोनों मैंने बता दिए हैं, यानी कि 2 प्रमुख काम थे। दूसरा, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे 2 हार्मोन बनाती है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। बहुत ईजी है ना, बिल्कुल, इसको आप एक साथ याद हो जाएगा। इसी को आप वहाँ से ले लो, अंडाशय की जगह क्या लोगे, वृषण यानी कि टेस्टिस, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जगह टेस्टोस्टेरोन, बस पहला काम। ये अंडाणु, वो शुक्राणु, ठीक है, यानी कि वो स्पर्म और ये एग। चलो अब बात करते हैं दोनों उदर गुहा में। अब ध्यान रखना, ये होते गए हैं दोनों अंडाशय सेम टू सेम। वो जो वृषण है, वृषण कोष यानी कि अब मैंने बताया था कि जो शिश्न होता है, जो पेनिस होता है, उसके दोनों तरफ था, वैसे के वैसे ये है कि दोनों अंडाशय उदरगुहा में वृक्क यानी कि किडनी के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, ठीक है। बोथ द ओवरीज आर फाउंड इन द pelvic region of abdominal cavity beneath the kidneys on the both side of the uterus, ठीक है। अब अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाशयी पुट्टिकाएं पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडाशय के अंदर अंडाशयी पुट्टिकाएं पाई जाती है। जैसे मेल के अंदर क्या था कि वो जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे थे, वैसे यहाँ पर अंडाशयी पुट्टिकाएं पाई जाती है इन ओवरियन फॉलिसल्स, ठीक है, फॉलिल्स आर फाउंड। और ये फॉलिसल्स जो होती है वो प्रोड्यूस्ड ओवम या एग बनाती है, एग बनाने का काम करती है। जो पुट्टिकाएं होती है जो अंडाणु यानी अंडों का निर्माण करती है, और जैसे ही अंडा परिपक्व हो जाएगा, मतलब वो कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा, फिर वो अंडाशय में चला जाएगा, मतलब जहाँ पर अंडे का घर है वो अंडाशय, अंडाशय से निकल जाएगा और वहाँ से अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि इनमें अंडाशय पुट्टिकाएं होती है, ठीक है, और ये जो फॉलिल्स होती है यहाँ पर एग मैच्योर होगा और फिर वो अंडाशय में जाएगा, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन द एग is released from the ovary and through fallopian tube is reached to the uterus, और वो फिर गर्भाशय में पहुंच जाएगा। गर्भाशय पे जो पीरियड 9th पीरियड का जो भी टाइम लगता है उसके बाद में बेबी बन जाता है।
मतलब हो जाता है, वो समझ रहे हो आप। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ये समझ में आ गई। फर्स्ट प्राथमिक प्राइमरी। सेकंड है द्वितीयक लैंगिक अंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें एक एक चीज़ पढ़ी जाती है। जैसे फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, यानी कि अंडवाहिनी, ये क्या करेगा, जैसा नॉर्मल यहाँ अपन थोड़ा सा पढ़ गया वही चीज़ है। अब ये होती कैसी है कि ये एक लंबा कुंडलीगत का मतलब है, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ऐसा कुंडली का आकार का ये होती है, ठीक है। एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर, अब जैसे ये पूरा पोर्शन गर्भाशय होता है, ठीक है, इस गर्भाशय के दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, समझ में आ रही है, ये दोनों तरफ होती है। और नलिकाकार जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अंडवाहिनी की नलियां अंडाणु के अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है, बिल्कुल सही है। यानी कि इट इज़ ए लॉन्ग coiled tubular organ which is located on both side of the uterus। यूट्रस दोनों इनके दो, यूट्रस बीच वाला ये रहा, इनके दोनों ओर होती है। और these ducts ये काम क्या करती है, these ducts transport the egg from ovaries into the uterus। ये अंडे जो होते हैं, अंडवाहिनी की नलियां अंडाणु के अंडाशय गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। यहाँ पर एग बनाएगी, जो भी ऊपर पट गया है अपन, यहाँ अंडे बनेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और ये एग जैसे ही मैच्योर हो जाएंगे फिर इस अंडाशय के अंदर, यानी कि इस यूट्रस के अंदर आ जाएंगे। ये इन्हीं की हेल्प से आते हैं, समझ रहे हो, ये इनकी हेल्प से यहाँ पर आ जाएंगे। फिर देखो इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब देखो अगर डीपली क्वेश्चन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन ये आता है कि जो ये होती है अंडवाहिनियाँ, इनका क्या काम है, तो आप ये लिखोगे अंडवाहिनियाँ जो होती है वो अंडाणु को, यानी एक को अंडाशय यानी यूट्रस तक गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। ये एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांसपोर्ट द एग्स, ठीक है, फ्रॉम द ओवरीज इनटू द यूट्रस, ये इनका काम है। 1 मार्क्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। चलो इसके बाद में जो निषेचन होता है मेल और फीमेल के बीच में, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो उससे पहले जो कंडीशंस होती है, मतलब कि कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां बननी चाहिए तभी फर्टिलाइज करना वो मतलब सही रहता है। तो निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां समझ पा रहे बनाने में भी यही मदद करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन, आपकी फैलोपियन ट्यूब। तो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को मतलब थोड़ी हेल्प करती है, मतलब ऐसी परिस्थितियां बनाती है, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण बनाती है, ठीक है। फिर है गर्भाशय, यूट्रस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर ऐसा मान लो कि गर्भाशय के अंदर ही जो नया ऑर्गेनिज्म होता है, जो नया जीव होता है, वो यहाँ पर रहता है और यहीं पर वो पलता है 9 महीने, और फिर यहीं पर जो माँ के पेट से इसको खाना वगैरह मिलता है। वो आगे अपन प्लेसेंटा के माध्यम से वो आगे पढ़ेंगे। पहले गर्भाशय के बारे में पढ़ते हैं कि गर्भाशय उदर के निचले भाग में बिल्कुल से मूत्र थैली तथा मलाशय, ये भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक तो जो मूत्र थैली होती है, ठीक है, और ये मलाशय, इन दोनों के बीच में होता है ये, ठीक है। तो यूट्रस की बात करें तो यूट्रस इज ए पियर शेप्ड होलो मस्कुलर जेनिटल ऑर्गन फाउंड इन द लोअर एब्डोमेन इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। और ये थैलीनुमा संरचना का होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी कि मलाशय के मध्य थैलीनुमा स्थित खोखला मांसल अंग है। खोखला होता है मांसल अंग, मतलब जैसा अपना मांस होता है शरीर का, वैसा मांसल अंग है, ये ध्यान रखना। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर, अब ये यहीं होता है, इसी को मैं बना देता हूँ ऐसा, समझ गए, मतलब ये ऐसा नीचे वाला पोर्शन, तो यहाँ से शुरू होता है ये ऐसे, तो ये तो यहाँ ऊपर तो होता है इसका चौड़ा पोर्शन, नीचे बिल्कुल पतला पोर्शन हो जाता है, ठीक है। छोटा सा डायग्राम बताओ, ये कंप्लीट डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया, कोई मुश्किल भी नहीं है। फिर भी ये डायग्राम देख लो भले आप, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, ये नीचे जो पोर्शन है ना, ये वाला चीज़, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर से तो होता है थोड़ा चौड़ा और नीचे से होता है संकड़ा, ठीक है। तो ईजी है डायग्राम, एक बार प्रैक्टिस इसकी कर लेना। अब देखो ये इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है तथा संकरा जो भाग होता है वो नीचे की ओर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि इट्स वाइड साइड फेसेस अपवर्ड्स एंड नैरो पार्ट फेसेस डाउनवर्ड्स, मतलब जो नैरो होता है नीचे और जो साइड चौड़ा होता है, वाइड जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। फिर गर्भाशय जो होता है वो ग्रीवा द्वारा योनि में, अभी नीचे पढ़ेंगे, योनि में खुलता है, ठीक है। यूट्रस इज ए प्लेस वेयर द एग फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म गेट्स इम्प्लस्ड एंड
डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। पूरा पढ़ लिया इंग्लिश में, तो हिंदी में पूरा पढ़ते हैं कि गर्भाशय योनि में खुलता है और गर्भाशय में जो शुक्राणु आते हैं, जो मेल से आते हैं, स्पर्म छोड़े जाते हैं जो गर्भाशय में, वो स्पर्म जो होंगे मेल के द्वारा छोड़े गए, नर के द्वारा छोड़े गए, वो निश्चित अंड स्थापित हो भ्रूण का विकास करता है। समझ गए? ये यहीं पर, वही तो मैंने कहा ना, गर्भाशय के अंदर ही भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। फिर माता और भ्रूण, माता और भ्रूण ध्यान से समझना, इनके मध्य एक कड़ी होती है जिन्हें हम प्लेसेंटा बोलते हैं। वो आपने देखा होगा, जो नाभि होती है उससे वो कनेक्टिविटी उसकी होती है, और फिर उससे उसको खाना टाइम टू टाइम, मतलब मदर से जो खाना मिलता है बच्चे को, इस प्लेसेंटा के माध्यम से ही मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय में ही होता है, यहीं पर खाना मिलता है उस बच्चे को। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो को, भ्रूण को। तो प्लेसेंटा विच एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो ऑल्सो डेवलप्स हियर, वहीं पर वो डेवलप होता है। ठीक है। वेजिना, योनि। तो वेजिना की बात की जाए तो ये मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला पोर्शन, बिल्कुल ये वाला पोर्शन। ठीक है, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल है जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पे काम करती है। जैसे पेनिस होता है मेल में, ठीक है, जो पेनिस होता है मेल में, वैसे ही ये इनके फीमेल के अंदर क्या बोलते हैं, योनि होती है। ठीक है, ये भी, ये जो पेनिस होता है, जो सेशन होता है, वो पुरुषों के अंदर मैथुन का काम करता है, वैसे ही ये इनके काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैथुन कक्ष के तौर पे कार्य करती है। और यानी कि वेजिना की बात की, इट अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्क्यूलर एंड टेबुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द मिडल ऑफ द ब्लैडर एंड रेक्टम एंड फंक्शंस एज अ फीमेल कोपुलेटरी चैम्बर। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कोपुलेटरी चैम्बर को मैथुन कक्ष। ओके, आगे देखो, दिस ऑर्गन आर वर्क्स एज ए कैनाल फॉर द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज। ठीक है, एंड डिलीवर पाथवे, यानी बर्थ कैनाल। हाँ, बिल्कुल सही है। जो इनके रजोधर्म होता है, जो मंथली जो होता है, मासिक धर्म होता है गर्ल्स में, तो ये अंग स्त्रियों में रजोधर्म स्राव का भी काम करता है। और प्रसव, जब डिलीवरी जब होती है, तो वो भी यही रास्ता, योनि के मार्ग से ही बच्चा जो है वो बाहर आता है। ठीक है, तो प्रसव का मतलब डिलीवरी, डिलीवरी के मार्ग का भी कार्य यही करती है। कौन? योनि। ठीक है, रजोधर्म भी यही इसी मार्ग से होता है, यानी कि जो मासिक इनके होता है मंथली, और दूसरा प्रसव जो डिलीवरी का टाइम होगा वो भी यही रास्ता होगा। ठीक है, दूसरी मेन चीज़ और एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ जाती है कि योनि के अंदर कौन सा एसिड, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है कि योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, योनि का जो एटमॉस्फेयर होता है, इस वेजिना का जो माहौल होता है अंदर से, वातावरण जो होता है, वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय होने का कारण है कि इसमें तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो लैक्टिक अम्ल पैदा कर देता है, और ये लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, इन दोनों होने की वजह से ही ये एसिडिक यानी अम्लीय होता है। यानी कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, इट मीन्स ये लैक्टोबैसिलस आर फाउंड इन वेजिना। ठीक है, और दिस प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड कीप्स द वेजिनल एटमॉस्फेयर एसिडिक। वो एसिडिक यानी कि अम्लीय हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी बातें जो मेन थी मैंने सारी लिख दी है। अच्छे से मेहनत करनी है, 1-2 बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। 5 है, ये जो नाम लिखे कम से कम ये नाम लिख देना, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पार्ट और बच जाता है वो कर लेते हैं, इसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, ओके। हाँ, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि एक बेबी रेडी होने में, कंप्लीट मैच्योर होकर बाहर आने में कितने कितने स्टेज या फेज से गुजरता है। इट मीन्स ये मान लो कि जो माँ है एक, वो कितनी यातनाएं, दर्द या कितने सहन करती है, वो प्रोसेस अपन को जाननी जरूरी है। देखो, इसे बोलते हैं प्रजनन की अवस्थाएं, यानी कि फेजेस ऑफ या फिर फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? युग्मक जनन होता है। ठीक है, ये पूरा युग्मक जनन के अंदर आता है तीनों, लेकिन मैं अलग अलग इसलिए लिखे कि 1-1 मार्क्स में अलग भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसमें क्या होगा? वृषण मतलब मेल के,
अंडाशय यानी फीमेल के, ठीक है। वृषण यानी टेस्टिस और अंडाशय यानी ओवरी। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द हेल्पोइड गैमेट्स इन द टेस्टिस एंड ओवरीज इज कॉल्ड गैमेटोज। मतलब मेल के वृषण या टेस्टिस और अंडाशय जो आपस में मिलते हैं तो उनसे युग्मक बनते हैं, बहुत ज़्यादा। अगुणित का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, युग्मक बनते हैं, ठीक है। जो हेल्पोइड गैमेट्स बनते हैं उनको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अगला शुक्रजनन, नाम से ही पता चल रहा है, शुक्राणु स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जो स्पर्म किस में होंगे, मेल में। तो सीधी सी बात, प्रोसेस इन मेल टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। एक होता है ओगेजेनस यानी कि एग, नाम में एग है, यानी कि दिस प्रोसेस इज फीमेल ओवरीज प्रोड्यूसेस एग, फीमेल की ओवरी में होता है तो सीधी सी बात है एग बनाएगी। मेल के टेस्टिस में होता है यानी वृषण में होता है तो सीधी सी बात है स्पर्म बनाएंगे दोनों। और कुल मिला के ये पूरा एक ही पैराग्राफ है। शुक्रजनन यानी कि नर के वृषण में पाया जाता है तो सीधी सी बात है शुक्राणु बनाएंगे। मादा के अंडाशय में पाया जाता है, अंडाशय क्या बनाएंगे, अंडे बनाएंगे यानी अंडाणु का निर्माण करता है। बहुत ज़्यादा ईजी है कि नहीं है। ये है मेनली प्रोसेस, दोनों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा या मैथुन होगा, ये मान लो। उनके होने के बाद में ये स्पर्म छोड़ देगा नर और मादा के अंडाणु मिलके एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। फिर एम्ब्रियो परिपक्व हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, फिर वो मतलब कि गर्भाशय के यूट्रस के अंदर चला जाएगा, वहाँ पर 9 पीरियड के दौरान वो फिर मतलब कंप्लीट हो जाएगा। फिर निषेचन, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है कि द एग प्रेजेंट इन द फीमेल यूट्रस, सीधी सी बात है, कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म लिबरेटेड बाय मेल ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, यानी कि जब मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स होता है यानी कि मैथुन होता है, दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो मादा में तो होता है अंडाणु, वो पहले से ही उपस्थित होता है मादा के अंदर। और जब इनके भी ये दोनों जब मैथुन करते हैं तो इन दौरान नर छोड़ता है शुक्राणु यानी स्पर्म छोड़ता है, तो इनके संपर्क में आ जाते हैं दोनों, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु। तो इनके संपर्क में आने से क्या होगा, दोनों के बीच में संयुग्मन होगा और युग्मनज का निर्माण मतलब जाइकोट बन जाएगा। दोनों के बीच में क्या बन जाएगा होने से, जाइकोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रक्रिया वो निषेचन कहलाती है, बड़ी ईजी है, ठीक है। जो इंटरकोर्स होगा उसके बाद हम कंजुगेटेड विद ईच अदर एंड फॉर्म्स जाइकोट, जाइकोट बना देंगे और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, बहुत ईजी है। तीसरा, भ्रूण का रोपण या विदलन, कि माँ के पेट में एम्ब्रियो या फिर भ्रूण का रोपण कैसे हो गया कि भाई अब भ्रूण होगा, मतलब अब बेबी होगा या मान लो, वो कैसे, मतलब तो वैसा होगा, युग्मनज समसूत्री विभाजन होता है दोनों के बीच में, वो जो अपन पढ़ते थे ना पहले, वो XY वाली चीज़ है, ठीक है। तो विभाजन द्वारा संरचना बनाता है जिसे कोरक कहा जाता है, ध्यान रखना। युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है जिसे कोरक कहा जाता है। तत्पश्चात कोरक गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। सीधी सी बात, गर्भाशय के अंदर जाके ठहर जाना। द जाइकोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स एंड फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला गेट्स इम्प्लांटेड इन द एंडो, देखो ध्यान रखना ओ है, एंडोमेट्रियम वॉल, यानी कि जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, दीवार होती है, वो यूट्रस के अंदर, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लेवेज या फिर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ठीक है। और लास्ट होती है डिलीवरी, प्रसव। डिलीवरी बोल दो चाहे काउचमेंट बोल दो, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। प्रसव, भ्रूण रोपण हो जाता है कि भाई हाँ भ्रूण हो गया, तो भ्रूण रोपण के बाद में जब एम्ब्रियो माँ के पेट में रह जाता है उसके बाद में क्या होता है कि भ्रूण विकास होता है। भाई एम्ब्रियो उसके अंदर जब माँ के मदर के और उस बेबी के बीच में प्लेसेंटा काम करती है, जो खाना उनको देते रहते हैं एम्ब्रियो के अंदर, सॉरी यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, बस वही सेम चीज़, वहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है इसको, और जब गर्भ शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है यानी होने पर बच्चा जन्म ले लेता है, और जो शिशु जन्म लेता है उससे ही हम क्या बोलते हैं, प्रसव कहते हैं। In embryo after its implantation process through many stages of development and leads to the development of fetus in the uterus. यूट्रस के अंदर बहुत सारी स्टेज के अंदर गुजर के इसका डेवलपमेंट होता है। आफ्टर फुल्ली डेवलपमेंट, जब फुल डेवलपमेंट हो जाता है तो द बेबी इन द यूट्रस चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस, और जो चाइल्ड प्रोसेस होती है गिविंग की, गिविंग बर्थ इज कॉल्ड, यानी कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग इज बर्थ इज कॉल्ड आपकी अकाउचमेंट या फिर डिलीवरी, यानी कि एक शिशु का जन्म होना ही प्रसव कहलाता है। ये भी ज़रूरी क्वेश्चन है
कितनी स्टेज है, क्या कितने फेज़ है, तो 4 फेज़ या 4 स्टेज ऐसी है जो कम्प्लीटली एक बेबी कंप्लीट होने में प्रोसेस जो है वो थी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, काफ़ी लेंदी ज़रूर था, 7-8 जो भी इसके वीडियो बने आपको ज़रूर देखने। इसी वीक आप इसका टेस्ट है, तो बहुत अच्छी तैयारी के साथ कुछ 5-7 डायग्राम उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन जो आज पढ़ा अपने स्टार्टिंग में, मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी अच्छे से मेहनत करनी। ठीक है, ओके।